हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे। तो मौर्य काल से गुप्त काल तक के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पहला ऑडियो लेक्चर लाइव हो गया, जिसमें हमने ये जाना कि किस तरीके से कब हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता शुरुआत हुई और इस वैदिक सभ्यता में क्या क्या चीजें हुई। फिर हमने पिछले वाले ऑडियो लेक्चर में जाना कि मौर्य काल से गुप्त काल तक के स्रोत, मतलब वहां के बारे में हमें जानकारियां, अध्ययन की जानकारियां कहां कहां से मिलती हैं, इसके बारे में भी हमने पिछले ऑडियो लेक्चर में जाना था। हमने ये भी जाना था कि अभिलेख किसे कहते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने कुछ अभिलेख के ऊपर चर्चा भी की थी कि ये सारे अभिलेख थे, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल किए थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे जनपद से महाजनपद बनते हैं, जनपद क्या होता है, जनपद के बाद महाजनपद कितने थे, कब बने, कैसे थे। और फिर हमने ये भी जाना कि इस समय किस प्रकार की शासन प्रणालियां यहाँ पे काम करती थी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मगध साम्राज्य की स्थापना होती है और इसकी स्थापना कौन करता है। ये पूरी बात हम लोग पहले वाले ऑडियो लेक्चर में कर चुके हैं। आई होप आपने पिछला वाला ऑडियो लेक्चर सुना होगा, तो आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अगर आपने अभी तक पिछला वाला ऑडियो लेक्चर नहीं सुना है, जो कि फर्स्ट पार्ट है, आप जाके उसको पूरा सुनिए। आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये आपको याद हो जाने वाला है। अगर आपका ये ऐसा ऑडियो लेक्चर मिलेगा आपको कि आपको 100% पूरा का पूरा चैप्टर याद होगा। तो हमने देखा अब तक कि मगध साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है। तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार नामक व्यक्ति, जो कि हर्यक वंश का होता है, वह करता है। 15 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पर बैठता है और 80,000 गांवों का एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण करता है। 15 वर्ष की उम्र में एक एज होती है लोगों की काम करने की, और सोचिए कि 15 वर्ष की उम्र में जो लोग अभी आज के समय में क्या हम लोग कर रहे होते हैं 15 की एज में, और इन्होंने क्या किया, बिंबिसार ने एक मगध साम्राज्य की स्थापना करी। तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा कर दी जाती है। और ये जो बिंबिसार होते हैं वह बुद्ध के समकालीन थे, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो 544 से 491 ईस्वी पूर्व है। इसने इस मगध साम्राज्य की राजधानी सबसे पहले तो गिरिव्रज में बनाई, बाद में उसने वहां से राजगिरी में अपनी राजधानी बनाई। इसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अलग अलग राज्यों की राजकुमारी से विवाह भी किया, जिसमें कि कौशल राज की पुत्री कौशल देवी थी, लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चेलना थी और मद्र देश की राजकुमारी खेमा थी। तो इनसे विवाह करके इसने अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया। और इसी के समय में जो इसके प्रख्यात वैद्य का नाम जीवक था और इसके प्रसिद्ध जो वास्तुकार थे उनका नाम महागोविंद था। ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फिर ये इनका राज्यकाल चलते रहा होता है। फिर इनका अंत इन्हीं के बेटे के द्वारा, इन्हीं के बेटे के हाथों से हो जाता है। यानी कि इनका बेटा इनको मार करके खुद राज्य हासिल करता है और वह सिंहासन पर बैठता है, खुद सम्राट बनता है। तो यहां से इनकी कहानी होती है खत्म। बिंबिसार यहां से खत्म हो जाते हैं, इनका अंत हो जाता है। बिंबिसार के बाद आते हैं उनके बेटे अजातशत्रु। अब अजातशत्रु के बारे में जैसे मैंने बताया कि इसने अपने पिता की हत्या करके सम्राट बना, पिता की हत्या करके राज्य को हासिल किया, और इस तरीके का कार्य का यह पहला प्रमाण कहा जाता है कि इस तरीके के राज्य की प्राप्ति के लिए, मतलब धन की लालसा में पिता की हत्या करने का यह पहला प्रमाण होता है, जो कि अजातशत्रु है। तो फिर उसने जो कार्य किए, ये तो पहला उसने एक बहुत बुरा काम किया। फिर उसके बाद में उसने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करी। वज्जी संघ जो कि एक महाजनपद ही था, उसने उस वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करी और इस युद्ध में उसने 2 हथियार रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। और इस युद्ध में आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था, जिसका नाम मखली गोसाल, वह इस युद्ध में मारा जाता है। बुद्ध के मरने के बाद अजातशत्रु उनके भस्म पर राजगृह में एक स्तूप बनवाता है और इसी अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित होती है। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में होती है। इसके बाद अजातशत्रु के बाद आते हैं उदयन। हर्यक वंश के ही तीसरे शासक कहलाते हैं और इनका जो टाइम पीरियड बताया जाता है 460 ईस्वी पूर्व से लेकर के 440 ईस्वी पूर्व तक। जिस तरीके से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, उसी तरीके से
उदाई ने भी अपने पिता की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिलता है, उसको भोगने के लिए हमें किसी दूसरे जन्म की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरीके से राज्य की प्राप्ति के लिए अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करता है, ठीक उसी तरीके से उदाई ने भी अपने पिता की हत्या करके यानी कि अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया। इसके द्वारा जो कार्य किए गए वह गंगा, सोन और पुनपुन गंडक नदियों के संगम, पुनपुन ही गंडक नदी कहलाती है, इसी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना वो करता है और मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदायन ने की। कहां पे है? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। फिर हर्यक वंश के जो अंतिम शासक होते हैं जिनका नाम होता है नागदशक, उसको हटा करके उसी के अमात्य यानी कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक का ही एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है शिशुनाग, उसने जो कि बिल्कुल कमजोर था, यह नागदशक हर्यक वंश का सबसे कमजोर शासक था, इसी को हटा करके उसी के मंत्री ने हर्यक वंश के जगह पर मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी को वैशाली में ट्रांसफर कर दिया वहां से हटा करके, और फिर जब उसके बेटे कालाशोक का टाइम आया तो वह राजा बनने के बाद फिर से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है। तो पहले शिशुनाग ने राजगृह से राजधानी को ट्रांसफर करके वैशाली बनाई, फिर उसके पुत्र कालाशोक ने राजा बनने के बाद फिर से पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी रहने दी, और इसी कालाशोक के समय में ही दूसरा बौद्ध संगीति आयोजित होता है। तो ये शिशुनाग वंश के बारे में बातें थी। फिर इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक को महापद्मनंद ने खत्म करके मगध में नंद वंश की स्थापना करी। महापद्मनंद जो कि नंद वंश के संस्थापक हैं, शिशुनाग वंश का अंत कर देते हैं और मगध में नंद वंश की स्थापना कर देते हैं। और नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है घनानंद, और इसी के टाइम में यूनानी शासक सिकंदर भी भारत पर आक्रमण करता है, और जब भारत पर आक्रमण करता है तो भारत से सिकंदर को जाने के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से अव्यवस्था फैल जाती है। और यह घनानंद एक ऐसा शासक होता है जो कि बिल्कुल निरंकुश शासक होता है, सिर्फ अपने भोग विलासिता की चीजों में लिप्त रहता है और प्रजा से बहुत ज्यादा कर वसूलता है। और फिर उसका अंत चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होता है, और जैसे ही इसका अंत होता है तो फिर शुरुआत होती है एक नए अध्याय की, एक नए साम्राज्य की, जिसका नाम होता है मौर्य साम्राज्य। यानी कि एक अभी तक हम लोग देखें कि मगध साम्राज्य में सबसे पहला जो वंश शासन करता है वो होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश, और नंद वंश की समाप्ति के बाद फिर मगध साम्राज्य में एक नया अध्याय की शुरुआत होती है जो कि होता है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो नंद वंश हम लोग देख लिए कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को खत्म करके ये मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश का शुरुआत होता है। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो कुछ साहित्यिक स्रोत जैसे कि कौटिल्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र, विशाख दत्त के द्वारा लिखे गए मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण से, बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि हमने पिछले वाले ऑडियो लेक्चर में बात भी किया हुआ था, तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा फिर जो मेगास्थनीज के इंडिका से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को समाप्त करके मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को ये परास्त किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर परास्त हराए और हरा करके फिर उसी की पुत्री हेलेना के साथ में विवाह किया। इतनी बात ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना करी थी। उसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया जो कि सिकंदर के साथ में था, और फिर उसके बाद में इन्होंने उसकी पुत्री हेलेना के साथ में विवाह किया। सेल्यूकस ने अपना राजदूत जो कि मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया, और जो कि 305 से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पे रहा। मेगास्थनीज जो कि ये
राजदूत था जो कि सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया था, और सेल्यूकस क्योंकि यूनान से था तो ये विदेशी बोले जाते हैं, तो इसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था, तो भारत में किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वह 305 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक यहाँ रहता है और यही उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना वो करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के एक और कार्य के बारे में जाने तो उसने अखिल भारतीय साम्राज्य की भी स्थापना करी थी। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने करी है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और फिर उसने 298 ईस्वी पूर्व श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर में है जाकर के वहां पर उपवास द्वारा शरीर को त्याग देता है। जैन धर्म की दीक्षा वो लेते हैं और जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद वो फिर अपने उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देता है, यानी समाधि में लीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसी का बेटा बिंदुसार आता है, वो राजा बनता है। इसका जो काल बताया था 298 से लेकर के 273 ईस्वी पूर्व बिंदुसार राजा बनता है और उसने 25 वर्ष तक राज्य किया और इसे अमित्रघात की उपाधि मिली है। और यह उपाधि इसलिए मिली क्योंकि इसने अपने समस्त शत्रुओं का विनाश कर दिया था, जिस वजह से इसे अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात अथवा शत्रु संहारी, तो इसे उपाधि इसलिए मिलती है क्योंकि इसने अपने समय के समस्त शत्रुओं का इसने विनाश किया था, जिसकी वजह से इसे अमित्रघात कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसने मिस्र व सीरिया के साथ में मैत्री संबंध बनाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इनके बीच में स्थिति काफी अच्छी बनी। इसी के शासनकाल में गवर्नर थे तक्षशिला के जो गवर्नर थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और जिसको खत्म उसी के बेटे अशोक ने किया और उसने उस गवर्नर को कुचल दिया। इसी के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला में विद्रोह होता है जो कि उसका गवर्नर करता है, जिसको अंत उसी के पुत्र अशोक ने उसको कुचल के कर देता है। उसी के काल में फिर दूसरी बार पुनः तक्षशिला में विद्रोह होता है। तो कहा जाता है कि बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होता है। तो दूसरी बार विद्रोह का दमन उस राजकुमार सुसीम करते हैं। तो प्रथम विद्रोह का दमन राजकुमार अशोक और दूसरे विद्रोह का दमन राजकुमार सुसीम ने किया। दमन का मतलब होता है अंत करना। प्रथम विद्रोह का अंत अशोक ने किया और दूसरे विद्रोह का अंत सुसीम ने किया। यूनानी शासक एंटीओकस जो था उसका राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डाइमेकस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था, जो कि यूनानी शासक एंटीओकस का राजदूत था। फिर बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात राजा बनता है अशोक। अशोक को प्रियदर्शी की उपाधि देते हैं लोग। वह मौर्य वंश का तीसरा शासक था और अपने पिता के शासनकाल में ही वह उज्जैन व तक्षशिला का शासक भी रह चुका था। जब वो उसके पिता शासन कर रहे थे मगध पे तो वह 2 जगहों का शासक भी था, एक उज्जैन और दूसरा तक्षशिला। तो मौर्य वंश का यह तीसरा शासक है। इसने देवी तिस्य रक्षिता, कारुवादिकिया, आसंदी मित्रा एवं पद्मावती इत्यादि अशोक की पत्नियां थी। ये सारी इनकी पत्नियां थी। अशोक ने कई सारी शादी की थी जिसमें ये थे। और देवी से उत्पन्न महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र और पुत्री थी। देवी से एक पुत्र और एक पुत्री होते हैं जिनका नाम होता है महेंद्र और संघमित्रा। इसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध किया। कलिंग का युद्ध इतना भयानक था कि इसको देख करके जो आसपास के क्षेत्र थे जैसे कि नेपाल, संपूर्ण उत्तरी भारत, दक्षिण भारत में मैसूर, कश्मीर के कुछ भाग, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान तथा बैक्टीरिया, ये सभी अशोक के क्षेत्र में शामिल हो गए। और अशोक के 13वें शिलालेख में यह जिक्र किया जाता है कि जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ही उसने कलिंग पर विजय प्राप्त करी। बात ध्यान रखिएगा कि 13वें शिलालेख से अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर युद्ध किया और कलिंग को विजय की। और इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे और 1 लाख लोग मारे गए थे। इतना भीषण नरसंहार हुआ था। 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। और इस भीषण नरसंहार को
देख करके, कहा जाता है कि इस भीषण नरसंहार को देख करके अशोक का जो कठोर हृदय होता है वो द्रवित हो जाता है और उसने कभी भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा लेता है, शस्त्र न उठाने का शपथ ले लेता है इस भीषण नरसंहार को देखने के बाद। तो इतनी बातें सिर्फ इस ऑडियो लेक्चर में रहेंगी आपके लिए। मिलते हैं अगले ऑडियो लेक्चर में आए के चैप्टर के साथ।